हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था उसको कंप्लीट कर चुके थे। उसकी सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 5th चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। उसकी हम एक्सरसाइज 5.1 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो जैसा मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पास कुछ पद या संख्याएं दी गई है और वे एक श्रृंखला श्रेणी में लिखे गए हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक श्रृंखला ले लूँ, 2 3 4 5 6 7। यदि इनमें से प्रत्येक पद के बीच अंतर समान हो तो वह श्रेणी हमारी काय में होती है, समांतर श्रेणी होती है। जैसे कि अगर मैं इनका और इसका अंतर लेता हूँ तो 1, इसका और इसका अंतर लेता हूँ तो भी 1, इसका और इसका अंतर ये भी 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो प्रत्येक पद के बीच अंतर है वो 1 है, यानी इनका जो अंतर है वो समान है। अर्थात ये जो श्रेणी है हमारे पास, ये श्रृंखला, यह समांतर श्रेणी में होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि हमारे पास टर्म ऐसे दिए गए हो, A1 फिर A2 दिया गया, A3 दिया गया हो, A4 A5 और A6, ये कोई श्रेणी दी गई है, तो यहाँ पर जो अंतर होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। और याद रखना, D को हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक, तो यानी जो हमारे पास D1 होगा वो होगा A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। इसी प्रकार अगर हम D2 लेंगे तो वो होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यानी दूसरा अंतर। जब हमारे पास तीसरा अंतर लेंगे तो वो लेंगे चौथे में से तीसरा घटाएंगे, यानी तीसरा अंतर क्या होगा, A4 माइनस A3। अगर हम D4 लेंगे तो 5 में से चौथा घटाएंगे, यानी A5 माइनस A4। ऐसे D5 कितना होगा, A5 माइनस A4। तो इस प्रकार लेते हैं, सॉरी A6 माइनस A5। तो इस प्रकार हम अंतर निकाल लेते हैं। अगर ये अंतर सभी, ये सारे के सारे अंतर, यानी D1 बराबर आता है D2 के, बराबर आता है D3 के, और D4 D5, अगर ये सभी अंतर समान आते हैं हमारे, तो हमारी जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी में होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। जो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, वह इसी पर आधारित है। यानी जब हम पहले क्वेश्चन की जांच करेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम D1 D2 और D3 का, यानी जो हमारे पास श्रृंखला आएगी, श्रृंखला में A1 A2 A3 मान लेंगे और फिर D1 D2 D3 निकालेंगे। अगर वे D1 D2 D3 समान आते हैं तो हमारी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो अगर नहीं आई हो तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आ जाएगी। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में यही बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में, किन स्थितियों में जो AP है, यानी किन स्थितियों में समांतर श्रेणी है और क्यों है, वो भी बताना है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। यहाँ पर प्रथम, यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया गया है, वो दिया गया है 15 रुपये। लेकिन इसमें बोला गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा किराया कितना लगता है, 8 रुपये। यहाँ पर लिख लेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, यानी एक्स्ट्रा किराया कितना लगता है, 8 रुपये। ठीक, अगर मैं ये बात आपको समझाऊं तो वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में वो बताना चाह रहा है कि जैसे आप पहले कोई 1 किलोमीटर चले, पहले किलोमीटर, तो आपको 15 रुपये देने होंगे। लेकिन उसके बाद, पहले किलोमीटर के बाद अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो दूसरी किलोमीटर, तो उसके लिए 15 रुपये तो आपको देने होंगे और 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी दूसरी किलोमीटर के लिए 23 रुपये देने होंगे। तो
फिर तीसरी किलोमीटर चलोगे, फिर 8 रुपये फालतू देने पड़ेंगे, यानी 23 + 8 यानी फिर 31 रुपये देने पड़ेंगे। यानी हर बार जितनी किलोमीटर आप चलोगे 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको एक श्रृंखला प्राप्त होगी किराए की। तो वो श्रृंखला क्या होगी? तो वो श्रृंखला होगी, श्रृंखला लिख लो या फिर श्रेणी लिख लो, आपकी मर्जी है। ओके, तो वो श्रृंखला क्या आएगी? वो श्रृंखला आएगी जैसे पहली किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे आप दूसरे किलोमीटर चलोगे तो 15 तो देने पड़ेंगे, 8 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 23, 15 और 8 23। फिर तीसरी चलोगे तो 23 देने पड़ेंगे, 23 पर 8 रुपये फिर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कितने? 31। ऐसे ही 39 और ऐसे ही 39 और 8 47। इस प्रकार आपके पास एक श्रेणी आ जाएगी। ठीक, अब हमें जांच करनी है कि जो ये श्रेणी आई हमारे पास, या जो हमारे पास श्रेणी आई है समांतर श्रेणी है या नहीं। मैंने अभी इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको समझाया था कि कैसे जांच करते हैं। जांच के लिए क्या करेंगे? सिंपल तरीका, आपको जो 15 दिया गया उसको A1 मान लेना है, इसको मान लेना है A2, इसको मान लेना है A3 और ये A4 और ये कितना हो जाएगा? A5। ओके, अब आपको अंतर निकालना है। अंतर मैंने बताया था D1, D2, D3, ये निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? D1 कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 23। A1 क्या है? A1 है हमारा 15, यानी कितना हो जाएगा? 8। ऐसे D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा बताओ? D2 निकलेगा A3 माइनस A2। D2 क्या निकलेगा? D2 होता है A3 माइनस A2, यानी A3 कितना है? 31 माइनस 23, ये भी कितना जाएगा? 8। इसी प्रकार D3 कैसे निकालेंगे बताओ? D3 निकालेंगे A4 माइनस A3, कितना जाएगा? A4 क्या है? 39 माइनस 31 बराबर 8, ये भी कितना गया? 8। फिर निकालेंगे D4 बताओ कितना निकलेगा? A5 माइनस A4, कितना आएगा बताओ? 47 माइनस 39, ये भी कितना आएगा? 8। अगर आप यहाँ पर दिख रहे हो तो D1 जितने भी तीनों के तीनों अंतर है वो हमारे समान आए, यानी यहाँ पर भी पहला अंतर भी 8 है, दूसरे में भी 8 का अंतर है, तीसरे में भी और जी चौथे में भी। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे आप। वो लाइन क्या लिखेंगे? चूँकि यहाँ सभी पदों में या सभी पदों के बीच अंतर समान है, यानी D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के और बराबर है D4 के। अतः इस स्थिति में AP है। बस इतना करना है आपको। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो, माना बेलन में हवा, वो आप 1 यूनिट मान लेना। ठीक है, हवा क्या है? 1 यूनिट। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 जैसे भी आप कुछ भी मान सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। लेकिन अगर आप 1 यूनिट मानते हो तो सवाल को करना बिल्कुल आसान होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो माना 1 यूनिट है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि निकालना जो पंप है, वायु निकालने वाला पंप, वो प्रत्येक बार में 1/4 हवा निकाल देता है। अर्थात कहना क्या चाह रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक हवा है, जब पहली बार पंप चलाएंगे तो वो कितनी हवा निकालेगा? 1/4, यानी कितनी बच जाएगी? 4 में से 1 गया, एलसीएम ले लेंगे या फिर 4 की 1 में गुना कर देना डायरेक्ट। 4 × 4 - 1 कितना? 3/4, यानी 1/4 बाहर निकालेगा 1 में से, तो हमारे पास बचेगी 3/4। वो कह रहा है प्रत्येक बार। ठीक है, शेष बची, शेष हवा का शेष कितनी बची? 3/4, यानी फिर 1/4 निकाल देगा वो, यानी 3/4 में से फिर 1/4 निकालेगा।
कितना आएगा हमारे पास 2/4, या फिर लिख लेंगे इसको 1/2। ठीक, उसके बाद 1/2 बच गई, फिर 1/2 में से फिर 1/4 निकाल देगा, फिर 1/4 निकालेगा। ऐसे ही करता करता मतलब जो है वो एक श्रेणी, इस प्रकार हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। वो श्रृंखला क्या होगी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 मिनट। वो श्रृंखला इसी प्रकार होगी, देखो यहाँ पर लिख देंगे। प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाली गई हवा कितनी होगी, 1/4। ठीक है, इस प्रकार हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। यह श्रेणी लिख लेना है, श्रृंखला आपकी मर्जी है, कुछ ही लिख लेना। श्रेणी प्राप्त होती है। वो श्रेणी कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 तो है हमारे पास फिलहाल, लेकिन 1 में से जब पहली बार पंप चलाएंगे तो 1/4 बार बाहर निकल जाएगी, यानी 1/1 में से 1/4 माइनस हो जाएगी। यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 1 से 4 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4, माइनस 4 से 4 कटेगा एक बार, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, यह जाएगा 3/4। यानी दूसरी हमारे पास जो शेष हवा बचेगी वो कितनी होगी, 3/4। लेकिन फिर जब दोबारा चलाएंगे पंप को तो फिर 1/4 हवा बाहर निकलेगी। यानी अब हमारे पास कितनी है बताओ, हमारे पास है 3/4, लेकिन जब दोबारा दूसरी बार पंप चलाएंगे तो हमारे पास 3/4 में से फिर 1/4 बाहर निकल जाएगी। ठीक, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4। जब आधार यानी जो नीचे के जो संख्या है में बराबर होती है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा देते हैं, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2/4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। 1 मिनट, अगर 1 मिनट, एक मिस्टेक होगी। देखो उसने बोला है कि वह प्रत्येक बार बेलन में उपस्थित शेष हवा का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो बताओ हमारे पास जब हमने दोबारा जो दूसरी बार चलाया था पंप, पहली बार चलाया तो हमारे पास शेष हवा कितनी बची, 3/4। जब 1/4 निकल गई तो कितनी बची, 3/4। ओके, अब देखो, अब वो कह रहा प्रत्येक बार शेष हवा का। अब हमारे पास हवा कितनी बची, हमारे पास हवा बची 3/4। बताओ इसका 1/4 कितना होगी, 3/16। यानी अब वो 3/4 में से 3/16 भाग बाहर निकाल देगा। यानी कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम 16 आएगा, 4 चौक 4 3 12 माइनस के 3 यानी 9/16। ठीक, यानी जो तीसरी वो जो हमारे पास जब शेष हवा का यानी 3/4 का जब 1/4 बाहर निकल जाएगी हवा, तो हमारे पास जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 9/16। अब क्या दिया गया है, अब फिर वही तीसरी बार जब चलाते हैं पंप को, अब हमारे पास बची 9/16। तीसरी बार में फिर इसका 1/4 बाहर निकलेगा, इसका 1/4 कितना होगा, 9/64। यानी अब 9/16 में से 9/64 बाहर निकल जाएगी, तो कितना आएगा, 64 एलसीएम आएगा 16 से 64 को भाग करेंगे 4, 4 की गुणा 9 में करेंगे 36 माइनस के 9, कितना जाएगा 27/64। यानी जब हम 9/16 का 1/4 हवा बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास कितनी बचती है, 27/64। अब हमारे पास कितनी बचेगी, 27/64। इसी प्रकार हमारे पास ये श्रृंखला बन जाती है। ओके, अब क्या करते हैं, अब करते हैं इसकी जांच की एपी में है या नहीं है। यहाँ पर मान लेंगे A1 बराबर 1, A2 बराबर 3/4, A3 बराबर 9/16, A4 बराबर 27/64। बताओ अब निकालते हैं D1 जांच के लिए, यहाँ करते हैं हम जांच। ठीक, A1 और D1 क्या होगा बताओ, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से जब पहला पद घटाएंगे तो D1 आएगा। D1 होता है अंतर। ओके, तो D1 A2 कितना है, 9/16 माइनस A1 कितना है 1, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7/16। ओके, नेक्स्ट जब D2 करेंगे तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2,
जब इस वाले पद में से ये वाला पद घटाएंगे तो आएगा D1, याद रखना। जब इसमें से ये वाला पद घटाएंगे तो आएगा D2। D2 कितना होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर कितना आएगा, A3 कितना है 9/16, 9/16। एक मिनट ये मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं कुछ, देखो A2 हमारा क्या है, A2 हमारा है 3/4 माइनस का 1, ठीक, कितना होगा, ये हो जाएगा 4 में से माइनस के 1/4 बचेगा। A3 कितना है 9/16 और A2 कितना है 3/4। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, घटाओ। यह आएगा हमारे पास एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 एकम 16, 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 माइनस 4 चौक 16, 4 तिये 12, ठीक, सॉरी 4 चौक 16, 4 तिये 12, यह जाएगा माइनस के 3/16। बस इतना ही देख लेना, यहाँ पर जो है हमारा अंतर यानी D1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू D2 के, यानी हमारा पहला ही अंतर जब बराबर नहीं आया तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि प्रत्येक पद के बीच अंतर समान नहीं है, अतः यहाँ AP नहीं है। बस इतनी बात लिखनी है, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा, जब सवाल एक बार करके खुद करके देखना तो समझ में आ जाएगा। जब खुद करोगे ना, खुद का दिमाग लगाओगे तब तुरंत समझ में आएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है प्रत्येक मीटर पर। इसका मतलब है यानी जब हम प्रथम मीटर खुदाई करते हैं तो हमारे 150 रुपये लगते हैं, लेकिन उसके बाद प्रत्येक मीटर पर उसके बाद जितने भी मीटर खोदेंगे वो तो 50 रुपये लागत जो है बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रथम खुदाई की लागत बताओ कितनी है, प्रथम खुदाई की है 150 रुपये, ठीक। और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये। यानी कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि जब हम पहली खुदाई करते हैं तो हमारे 150 रुपये लगते हैं, लेकिन उसके बाद जब पहली मीटर खोदते हैं, 1 मीटर खोदते हैं शुरू की, तो हमारे पास 150 रुपये लगते हैं। लेकिन उसके बाद अगर दूसरी मीटर खोदेंगे, 1 मीटर और खोदेंगे तो 50 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी 200 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। इस प्रकार अगर तीसरी मीटर खोदते हैं फिर 50 रुपये देने पड़ेंगे, फिर चौथी मीटर खोदेंगे फिर 50 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे करके एक श्रेणी बन जाती है हमारे पास। तो श्रेणी क्या आएगी बताओ, श्रेणी आएगी, देखो पहली मीटर अगर खोदेंगे तो 150 रुपये जा रहे हैं हमारे, लेकिन जैसे दूसरी मीटर खोदते हैं तो 150 तो देने पड़ेंगे, 50 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कितने हो जाएंगे 200 रुपये। उसके बाद 200 रुपये हो गए, इसके बाद हमें 1 मीटर और खोदनी है तो 50 रुपये और देने पड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 250। फिर 1 मीटर और खोदनी है तो फिर 50 रुपये देने पड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 300। इस प्रकार ये श्रेणी बन गई। यहाँ से फिर जांच करने है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसको हम A1 मान लेते हैं। आप अलग अलग लिख लेना, ठीक है, कि A1 बराबर ये, A2 बराबर ये, A3 बराबर ये। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ये इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3 और इसको मान लेते हैं A4। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है जिनके प्रत्येक पदों का बीच जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए, बस वो होती है हमारी समांतर श्रेणी। तो जांच करते हैं अब इसकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं D1।
फिर निकालते हैं D2, फिर निकालते हैं D3। तो D1 क्या होता है, D1 होता है A2 माइनस A1, यानी इस वाले पद में से ये वाला पद घटाएंगे। फिर D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, यानी A3 यानी ये वाला पद, इसमें से ये वाला पद घटाएंगे। D3 क्या होता है, फिर ये वाला पद में से ये वाला पद घटाएंगे, यानी A4 माइनस A3। तो ये होते हैं हमारे D1 D2 D3। बताओ A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 200, घटाएंगे A1 यानी 150, कितना जाएगा 50 मीटर, सॉरी 50 रुपये, रुपये में आएगा ये, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट A3 क्या है 250, A2 क्या है 200, यहाँ पर भी कितना आएगा 50। D3 कैसे निकालते हैं, A4 क्या है 300 माइनस A3 कितना है 250, यहाँ पर भी कितना आता है 50, यानी अंतर हमारे पास जो है समान आ गए। यहाँ पर लिख लेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। ठीक, बस इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है अतः इस स्थिति में समांतर श्रेणी या AP है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इतने भी हार्ड नहीं है कि समझ में ना आए। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है ना कि तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पर करवा सकूँ, चौथा क्वेश्चन। ओके चलो देखता हूँ, कुछ चौथा क्वेश्चन यहीं पर करा के देखता हूँ, 1 मिनट। एड्रेस सीधी क्यों नहीं खींची, देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि राशि कितनी है 10,000 रुपये, उस पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है 8 वर्ष की दर से, और प्रत्येक वर्ष मिश्र धन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दी गई है राशि, बताओ राशि कितनी दी गई है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, इसलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे प्रत्येक वर्ष का। बताओ राशि कितनी दी गई है, राशि दी गई है 10,000 रुपये। दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 8% पर एनम, या प्रति वर्ष या वार्षिक दर। ओके, अब दिया गया है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम लेते हैं पहले वर्ष का, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए। बताओ प्रथम वर्ष का क्या आएगा, प्रथम वर्ष के लिए अगर हम करते हैं 10,000 की राशि पर अगर हम ब्याज निकालते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा A1 कितना आएगा, पहले इसका ब्याज निकाला 10,000 का, एक वर्ष के लिए कितना 8% बटे 100 गुणा 1, ये होता है ना मूलधन गुणा दर गुणा समय, उस वाले नियम से हम पहले वर्ष के लिए ब्याज निकाल देंगे। बताओ कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 100 से 2 0 कट जाएंगी, आ जाएगा 800, यानी हमारे पास A1 जो आएगा पहला मिश्र धन वो आ जाएगा 10,000 और 800, यानी कितना जाएगा 10,800। ओके, हमारे पास A1 आया। ये दिया है ना प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। अब हमारे पास जो ये 10,800 आया, ये हमारे पास मूलधन ये हमारे पास मूलधन का काम करेगा। ठीक, यानी ये होगा हमारे पास मूलधन। फिर दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पर लिखा है दूसरे वर्ष के लिए। बताओ दूसरे वर्ष के लिए हमारे पास ये जो मिश्र धन आया ये मूलधन का काम करेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा मूलधन गुणा दर। ब्याज कैसे निकलते हैं, मूलधन गुणा दर। दर क्या है हमारे पास, बताओ दर है हमारे पास 8%, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, और गुणा 1, वर्ष कितना है 1 वर्ष। ठीक, इसको 2 0 से 2 0 गई, ये कितना हो जाएगा जब गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 8 8 64, 6 के 6 और 8 एकम 8,
यानी मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन होगा मूलधन, मूलधन क्या था हमारा A1, यानी A2 जो हमारा दूसरा मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 10,800 प्लस 864, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 6, 8, 8, 16, 1 और 1। ठीक है, दूसरा मिश्र धन हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहीं पर देखो आप कि जो हमारे पास पहले वर्ष की राशि थी वो 10,000 रुपये थी। पहले वर्ष की राशि कितनी थी इसलिए एक श्रेणी बनेगी। वो श्रेणी कैसे बनेगी, देखो श्रेणी या श्रृंखला कुछ भी लिख सकते हो आप, श्रेणी लिख लो या श्रृंखला कैसे बनेगी। पहले हमारे पास कितनी थी 10,000 रुपये थे। उसके बाद ये जो हमारे पास मिश्र धन आया वो कितना हुआ, दूसरी राशि इसको बोल सकते हैं दूसरी राशि। पहली राशि तो हमारे पास 10,000 थी, दूसरी राशि कितनी हुई, दूसरी राशि हुई 10,800। फिर तीसरी कितनी हुई 1100, 11,664। तो अब इनका जब अंतर निकालोगे तो यहाँ तो डायरेक्ट देख सकते हो आपकी अंतर जो है समान नहीं है। ठीक, या फिर निकाल लेना आपकी मर्जी है। यहाँ पर D1 कितना आएगा, D1 अगर आप निकालोगे तो 800 आएगा। D2 कितना आएगा, D2 आएगा हमारे पास 864, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो लिख देना, अतः इस स्थिति में AP नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में ना आए हो एक बार कमेंट में बता देना, तो मैं फिर से करा दूंगा इनको। मतलब एक क्लास बस इन जितनी 4 क्वेश्चन है ना, इन 4 क्वेश्चन के लिए एक अलग से क्लास अपलोड कर दूंगा मैं।